नमस्कार सभी को। मैं सुनंदा रानी, जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान मंडी, हिमाचल प्रदेश। आज मैं आपके सम्मुख निदान एवं सुधार का अर्थ, महत्व, उद्देश्य एवं विधियां नामक पाठ्य बिंदु लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। सबसे पहले निदान शब्द एवं सुधार का अर्थ। निदान शब्द मूल रूप से चिकित्सा शास्त्र का शब्द है, जिसका अभिप्राय है रोग की पहचान। निदान शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा छात्रों के लक्षण देखकर उनकी भाषा संबंधी समस्याओं तथा उनके कारणों का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। निदानात्मक परीक्षण का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। सबसे पहले निदान शब्द का मूल शब्द है। कहने का तात्पर्य ये है कि निदान जो है, निदानात्मक शिक्षण के उद्देश्य से संबंधित जो भी हम लोग बातचीत करते हैं, जो भी हमारा निदान करने की समस्या तब आती है जब हमारे पास कोई समस्या हो, जब हमारे पास कोई मूलभूत समस्या कोई प्रस्तुत करता है, बच्चे से संबंधित है, चाहे वो अपने आप शिक्षक से संबंधित है, तो उसके लिए ये निदान शब्द का प्रयोग किया गया है। निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण विशेष कौशलों में कमियों का पता लगाने के लिए किए जाते हैं। शैक्षणिक निदान और उपचार का लक्ष्य यह है कि उन क्षेत्रों का पता लगाया जाए जिनमें अधिक शिक्षण की आवश्यकता है। निदान शब्द मूल रूप से चिकित्सा शास्त्र का शब्द है, जैसा कि मैंने पहले कहा है। कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार रोग की पहचान में किसी प्रकार की त्रुटि रहने पर रोगी स्वस्थ नहीं हो पाता, उसी प्रकार शिक्षक किसी छात्र की शैक्षणिक कमजोरियों को ठीक से नहीं जान पाता तो शिक्षक के लगातार प्रयास करने पर भी छात्र के उपलब्धि स्तर में अपेक्षाकृत सुधार नहीं हो पाता। अतः कहना यह होगा कि शिक्षा के क्षेत्र में निदान का अर्थ है छात्रों की सीखने संबंधी। दोबारा से सुनिए, शिक्षा के क्षेत्र में निदान का अर्थ यह है बच्चों, छात्रों की सीखने संबंधी कमजोरियों का पता लगाना। छात्र की प्रत्येक कठिनाइयों का सामान्य परीक्षण एवं अवलोकन करके पता नहीं लगाया जा सकता। यह कार्य निदानात्मक परीक्षण से ही संभव है। आज के शिक्षा क्षेत्र में निदानात्मक शिक्षण को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। शैक्षणिक निदान पर प्रकाश डालते हुए डॉक्टर सुरेंद्र ने कहा है कि निदानात्मक शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा छात्रों के लक्षण देखकर उनकी भाषा संबंधी समस्याओं तथा उनके कारणों को पता कर ज्ञान प्राप्त किया जाता है। निदानात्मक शिक्षण की आवश्यकता इसलिए भी अनुभव की जाने लगी है क्योंकि शिक्षण सत्र के दौरान या बाद में होने वाली परीक्षाएं छात्रों में पनप रही भाषा संबंधी त्रुटियों को पहचानने और उन्हें दूर करने में सहायक सिद्ध नहीं होती। परीक्षा योग्यता प्राप्त करने के पश्चात योग्यता की जांच के लिए ली जाती है, जबकि निदानात्मक शिक्षण योग्यता प्राप्त करने के दौरान चलता है। निदानात्मक शिक्षण छात्रों को तब पकड़ता है जब उसमें कोई दोष या जड़ जमा हो चुका होता है, और परीक्षा उन्हें तब पकड़ती है जब उनमें कोई दोष विकसित होने लगता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब कोई विद्यार्थी शुद्ध उच्चारण नहीं करता और शिक्षण काल में शिक्षक उसके निदान और उपचार की तरफ ध्यान नहीं देता, तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद भी भाषा संबंधी अशुद्धि या उच्चारण संबंधी अशुद्धि बालक में बनी रहती है। देखने में आया है कि प्रारंभिक कक्षाओं के शिक्षक निदानात्मक शिक्षण और उपचारात्मक शिक्षण की ओर समुचित ध्यान नहीं दे पाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि विद्यार्थी भले ही मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण कर ले, लेकिन वह भाषा संबंधी दोषों से हमेशा ग्रस्त रहता है। अगला है निदानात्मक परीक्षण का क्षेत्र।
प्राय बच्चे भाषा शिक्षण के भाषा शिक्षण में इस तरह की अशुद्धियां करते हैं। नंबर 1, वाचन संबंधी अशुद्धि। ठीक है, वाचन संबंधी अशुद्धि में वाचन संबंधी अशुद्धि के निदान हेतु छात्रों के वाचन पर ध्यान देना, वाचन के प्रति रुचि उत्पन्न करना, प्रारंभिक उत्तम पुस्तकों का प्रयोग करना, आंखों की गति व चाल की देखरेख करना, वाचन के परीक्षणों का प्रयोग करना, शिक्षकों द्वारा समय समय पर परीक्षण करते रहना आदि तरीके संभावित है। इसी प्रकार लेखन, अक्षर विन्यास एवं व्याकरण संबंधी अशुद्धियों के लिए भी निदानात्मक तरीके संभावित है। इसका प्रयोग शिक्षक को करना, कक्ष में शिक्षक को करना चाहिए। दूसरा है शैक्षणिक, अब है शैक्षणिक है, अगला आया शैक्षणिक निदान का महत्व। निदानात्मक शिक्षण से विद्यार्थी को अपनी अशुद्धियों तथा त्रुटियां समझने में प्रेरणा मिलती है। शिक्षक भी विद्यार्थियों के दोषों को जान जाते हैं और वे उन्हें सुधारने का प्रयत्न करते हैं। निदानात्मक शिक्षण से शिक्षक की विभिन्न कठिनाइयों जैसे मानसिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, सामाजिक, शारीरिक आदि को समझ लेता है। इससे विद्यार्थी हीन भावनाओं से ग्रसित होने से बच जाता है और उसमें आत्मविश्वास उत्पन्न हो जाता है। निदानात्मक शिक्षण से यह पता चल जाता है या लगाया जा सकता है कि पाठ्यक्रम तथा पाठ्य विषय में क्या क्या कमियां रह गई है। ठीक है, इसी के साथ कुछ महत्व इस प्रकार है। निदानात्मक शिक्षण से शिक्षक की विभिन्न कठिनाइयां जैसे मानसिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, सामाजिक, शारीरिक आदि को समझ लेता है। ठीक है, इससे शिक्षा के सामान्य तथा विशेष दोनों प्रकार के उद्देश्य को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त होती है। इससे विद्यार्थियों में क्या है अपनी जो भावनाएं होती है, विद्यार्थी जब कोई संकुचित होता है, संकोच करता है, कहने का मतलब है निदानात्मक जो शिक्षण से बच्चों के अंदर जो संकोच छिपा होता है, जिसको हम झिझक भी कहते हैं, तो वो समाप्त हो जाती है। शैक्षणिक निदान का महत्व। भाषा संबंधी दोषों की पहचान, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में सहायक, व्यक्तिगत विकास में सहायक, उपचारात्मक शिक्षण का आरंभ, निदानात्मक शिक्षण का भाषा शिक्षण में महत्व, ये सब क्या है, इन चीज़ों से निदानात्मक शिक्षण से ये सब संभव है। ठीक है, अगला है निदानात्मक शिक्षण के उद्देश्य। सबसे पहला उद्देश्य है विद्यार्थी के भाषा संबंधी दोषों को ढूंढना, दोषों के कारणों को ढूंढना, विषय वस्तु संबंधी कारण, कार्य संबंधी कारण, परिस्थिति जन्य कारण, मानसिक कारण, शारीरिक कारण, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में सहायक होना, शिक्षण को प्रभावशाली बनाना। सबसे पहले विद्यार्थियों के भाषा संबंधी दोषों को ढूंढना। इसमें क्या है, भाषा शिक्षण के विविध उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक विद्यार्थी के भाषा संबंधी दोषों का पता लगाया जाए। कई विद्यार्थी भाषा को जब वाचन करते हैं उसमें अशुद्धियां होती हैं, कई उच्चारण ठीक नहीं करते और कईयों को अक्षर की ठीक पहचान नहीं होती, कई बोलते समय हकलाते हैं, कईयों का अक्षर विन्यास अशुद्ध होता है, कई शब्दों का व्यावहारिक प्रयोग नहीं कर पाते, कई विद्यार्थी अपने दोषों के प्रति अनभिज्ञ होते हैं, कई संकोच के कारण अपने दोषों को छिपाए रखते हैं आदि विभिन्न दोष विद्यार्थियों में मिलते हैं। अध्यापक का यह परम कर्तव्य है कि वह विद्यार्थियों के दोषों को ढूंढे तथा उनमें वांछित परिवर्तन करे। ठीक है, सबसे पहले ये हो गया हमारा विद्यार्थी के भाषा संबंधी, है ना। अगला है दोषों के कारणों को ढूंढना। विद्यार्थियों के दोषों का केवल पता लगाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि
उनके कारणों का पता लगाना भी जरूरी है। दोषों को तब तक नहीं सुधारा जा सकता जब तक उन कारणों का ज्ञान न हो। कई अध्यापक कक्षा कार्य के माध्यम से छात्रों में भाषा संबंधी दोष तो ढूंढ लेते हैं, उन्हें दूर करने का प्रयत्न नहीं करते, परंतु उन्हें वांछित सफलता नहीं मिलती क्योंकि वे उन दोषों के कारण नहीं ढूंढ पाते। कारणों की खोज के बिना विद्यार्थियों के दोषों को दूर करने के सभी प्रयत्न विफल हो जाते हैं। ये जो कारण है ये दोषों के कारण निम्न हो सकते हैं, ये हो सकते हैं जैसे विषय वस्तु संबंधी कारण। विषय वस्तु संबंधी कारण में इन कारणों का संबंध विषय वस्तु के साथ होता है। कई बार पाठ्य सामग्री विद्यार्थियों के मानसिक एवं बौद्धिक स्तर के अनुकूल नहीं होती। रुचि के अभाव के कारण उन्हें उस पाठ्य सामग्री को पढ़ने तथा समझने में कठिनाइयां आती हैं। वाचन करते समय यदि कोई बालक कठिन शब्दावली तथा विचारों की गहराई के कारण ठीक पढ़ नहीं सकता तो इसका कारण विषय वस्तु की अनुकूलता का अभाव हो सकता है। बच्चों, विषय वस्तु संबंधी कारण के बाद अब अगला आता है हमारा कार्य संबंधी कारण। यह कारण कार्य करने के गलत तरीकों के साथ संबंधित है। यदि विद्यार्थी शब्दों की पहचान करने में, शब्दों के अर्थ समझने या पढ़ाए जा रहे अनुच्छेद की मुख्य बातें समझने में कठिनाई अनुभव करता है तो निश्चित रूप से पढ़ाने का तरीका उपयोगी नहीं होगा। कार्य संपादन के उचित तरीकों का न अपनाने के कारण छात्रों में भाषा संबंधी कई दोष पनप सकते हैं। जैसे यदि अध्यापक विद्यार्थी को शब्दों के शुद्ध या अशुद्ध अर्थ बता दें तो वे उन्हें अशुद्ध या शुद्ध मानकर अपने मन में बिठा लेते हैं। कहने का मतलब अगर अध्यापक बच्चों को अशुद्ध शब्द का अर्थ बताएंगे और विद्यार्थी क्या समझ बैठते हैं बच्चों? शुद्ध। यदि अधिकांश विद्यार्थी एक शब्द को गलत अर्थों में प्रयोग करते आ रहे हैं तो जरूर अध्यापक द्वारा उस शब्द का अर्थ बताने में गलती हुई होगी। उसकी गलती सुधारने से विद्यार्थियों की गलती सुधारने में सहायता मिलेगी। अगला है विद्यार्थियों में उच्चारण का दोष अध्यापकों के गलत उच्चारण के कारण पैदा हो जाता है। यदि कोई अध्यापक श को स या और स को श स्पष्ट उच्चारण नहीं करता तो यह दोष विद्यार्थी में भी पैदा हो सकता है। यानी कि संयुक्त वर्ण संबंधी जो उच्चारण है उसका दोष वो जो दोष है बच्चों में भी पनप सकते हैं। कहने का मतलब ये है। अगला है अध्यापक की अल्पज्ञता, यानी कि थोड़ा सा ज्ञान। अध्यापक जो है वो अपने विषय में माहिर नहीं हो तो उसके मन में बैठी गलत धारणाएं विद्यार्थी के मन में भी गलत धारणाओं का ही बीजारोपण हो सकता है। यदि कोई अध्यापक कक्षा में पढ़ाते समय बता दे कि धरती चपटी है और एक स्थान पर खड़ी हुई है तो निश्चित रूप से विद्यार्थी के मन में भी यह गलत धारणा बैठ जाएगी। इस प्रकार कार्य संपादन के अशुद्ध एवं अनुचित साधन भी विद्यार्थियों की कठिनाइयों का कारण बनते हैं। अगला है कार्य संबंधी कारण के बाद वातावरण संबंधी कारण। अनुकूल वातावरण के अभाव के कारण विद्यार्थियों की भाषा संबंधी कई दोष उत्पन्न हो जाते हैं। यदि कक्षा में उचित वातावरण नहीं है तो विद्यार्थियों को लिखने पढ़ने में कई कठिनाइयां आ सकती है। यदि कक्षा में ठीक से बैठने की व्यवस्था नहीं है तो हो सकता है कि विद्यार्थी लिखते समय अक्षरों की बनावट न बना सके, यानी कि सुडौल अक्षरों की बनावट नहीं बना सकता है और इससे क्या है लेखन में अशुद्धियां पाई जाएगी। यदि प्रकाश की ठीक व्यवस्था नहीं है तो हो सकता है कि वह उचित गति के साथ शुद्ध वाचन न कर सके। यदि कक्षा में लगे हुए चार्टों पर अशुद्ध भाषा लिखी हुई है तो उन्हें देख कर विद्यार्थी को अशुद्ध भाषा लिखने की बुरी आदत भी पड़ सकती है। केवल स्कूल के वातावरण ही नहीं बल्कि
घर के वातावरण के कारण भी विद्यार्थियों के सीखने में कई प्रकार की कठिनाइयां आ सकती है। अगला है बच्चों मानसिक कारण। बच्चों की मानसिक कठिनाइयां उनके शुद्ध भाषा शिक्षण में बाधक सिद्ध होती हैं। बच्चे अपनी मानसिक कठिनाइयों को नहीं बता सकते, परंतु ये कठिनाइयां उनके भाषा सीखने पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। मानसिक कठिनाइयों से उत्पन्न भाषा संबंधी दोष तब दूर नहीं किए जा सकते जब तक उसके कारणों को दूर नहीं किया जाए। अर्थात जब तक उनको उन दोषों को तब तक दूर नहीं कर सकते जब तक उसके कारणों का पता नहीं चलता। कहने का मतलब ये है कि कारण पहले पता होना चाहिए कि किस कारण से बच्चा अशुद्धि कर रहा है, किस कारण से बच्चा वाचन में अशुद्धि कर रहा है, उनका कारण पता लगाना होगा, फिर जाकर के उसके अशुद्धियों को दूर किया जा सकता है। संवेगात्मक अवरोधों को दूर करने से भाषा सीखने की कठिनाइयों को दूर करने में बहुत सहायता मिलती है। अगला है शारीरिक कारण। शारीरिक दोषों के कारण भी विद्यार्थियों को शुद्ध भाषा सीखने में कठिनाई होती है। यदि किसी विद्यार्थी की श्रवण शक्ति कमजोर है तो वह अध्यापक की बातें ठीक प्रकार से नहीं समझ पाएगा। जैसे विद्यार्थी की आंखें कमजोर है, वह ब्लैक बोर्ड पर लिखी हुई बातों को गलत समझ सकता है। हाथों की उंगलियों के दोष बच्चों के लिखने में कठिनाई पैदा कर सकते हैं। यदि विद्यार्थी की शारीरिक जांच करवाकर उन शारीरिक दोषों को दूर करने के प्रयत्न किए जाए तो निसंदेह शुद्ध भाषा शिक्षण में सहायता मिलेगी। अगला है बच्चों विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में सहायक होना। विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हिंदी शिक्षण का एक व्यापक उद्देश्य है। यदि विद्यार्थी भाषा संबंधी दोष लेकर शिक्षण संस्थान से बाहर निकलते हैं तो निसंदेह इस उद्देश्य पर आघात है। भाषा संबंधी दोष कालांतर में अभिव्यक्ति का दोष बन जाता है। अभिव्यक्ति का दोष का मतलब जब मौके अभिव्यक्ति करता है बच्चों तो वह भाषा को भाषा बोलेगा। जैसे बहुत सारे अध्यापक अभी तक भी नहीं उसका उच्चारण सही से करते हैं। भाषा बोलेगा, है ना, और विनोद को बनोद बोलेगा। बहुत सारे ऐसे वर्ण है जिसका उच्चारण वो गलत करते हैं और वो आज वो गलत तरीके से उसका उच्चारण करके अपनी अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करते हैं, जो कि दूसरा व्यक्ति जिसको इसका ज्ञान होता है वो एकदम से पकड़ लेता है कि इन्होंने श को स बोला, ठीक है, प्रशासन को प्रशासन बोलेंगे। इस तरह से आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों के भाषा संबंधी दोषों को पकड़ा जाए और जड़ जमाने से पहले उन्हें समाप्त कर दिया जाए। यह आवश्यकता निदानात्मक शिक्षण द्वारा ही पूरी की जा सकती है। अतः निदानात्मक शिक्षण विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विकास के महत्वपूर्ण उद्देश्यों में सहायता प्रदान करता है। शिक्षण को प्रभावी बनाना। प्रत्येक अध्यापक अपने शिक्षण के किसी उद्देश्य की पूर्ति में सहायक सिद्ध नहीं हो सकता। उसका शिक्षण तभी प्रभावशाली होगा जब वह अपनी बात अच्छी तरह समझ सके, विद्यार्थी में सीखने की रुचि उत्पन्न कर सके और उन्हें वांछित परिवर्तनों की ओर अग्रसर कर सके। परंतु यदि विद्यार्थियों में कुछ दोष चुपचाप पनप रहे हैं और अध्यापक का उसकी तरफ ध्यान ही नहीं जाए तो वह विद्यार्थियों में वांछित परिवर्तन पैदा करने में सक्षम नहीं हो सकेगा। ऐसे समय में क्या उस अध्यापक के शिक्षण को प्रभावशाली कहा जाएगा? किसी भी विद्यार्थियों में पनप रहे दोष उसे कक्षा में निष्क्रिय बना सकता है तथा शिक्षा के प्रति उसकी रुचि को उखाड़ सकता है। तात्पर्य यह है कि निदानात्मक शिक्षण बच्चों की भाषागत अशुद्धियों को दूर करने में अत्यधिक सहायक है। यह अशुद्धियों के कारणों का पता लगाता है और फिर उपचार द्वारा उन्हें दूर करता है। इससे बच्चे शुद्ध भाषा सीखने तथा बोलने लगते हैं। यदि यही नहीं विषय वस्तु को समझने तथा ज्ञान प्राप्त करने में भी सहायता करता है। अतः एक सफल शिक्षक को निदान संबंधी उपायों को अवश्य
अपनाना चाहिए ताकि कक्षा कक्ष में वह प्रभावपूर्ण शिक्षण प्रदान कर सके। विद्यार्थियों में श्रद्धान हो गया ये सारा कुछ। अगला है हमारा निदानात्मक शिक्षण की विधियां। सबसे पहले है निरीक्षण विधि, दूसरा है परीक्षण विधि, तीसरा है साक्षात्कार विधि और चौथा है संचित अभिलेख और पांचवा है गृह कार्य। सबसे पहले निरीक्षण विधि। कक्षा में बच्चे जो अशुद्धियां करते हैं उनके कारणों को हम निरीक्षण द्वारा तत्काल ढूंढ सकते हैं। यदि शिक्षक कक्षा में सचेत रहता है तो वह सर्वांगीण निरीक्षण द्वारा बच्चों की भाषा संबंधी अशुद्धियों का तत्काल निवारण कर उसे सुधार कर सकता है और कुछ सीमा तक यह अशुद्धियों का पता भी लगा लेता है। जैसे कि यदि कोई बच्चा अशुद्ध वाचन करता है तो निरीक्षण की सहायता से शिक्षक यह तत्काल पता लगा लेता है कि उसके वाचन में कौन कौन सी त्रुटियां हैं। प्राय बच्चे संयुक्त अक्षरों का सही उच्चारण नहीं कर पाते। इसके लिए शिक्षक निरीक्षण की सहायता से उसके जो उच्चारण संबंधी त्रुटियों को दूर करने की चेष्टा करता है और यह पता लगा सकता है कि बच्चे संयुक्त अक्षरों का उच्चारण ठीक से क्यों नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वर्णों को पढ़ते समय शिक्षक ने संयुक्त वर्ण के निर्माण के बारे में उन्हें सही बताया कि नहीं। अगर सही से बताया होगा तो वर्ण संबंधी जो उच्चारण है वो अच्छे से कर पाएंगे। तात्पर्य यह है कि वर्ण अल्पप्राण है, महाप्राण है, इसको श्वास कितना छोड़ना है, ऊंचे स्वर में बोलना है, कैसे उसका उच्चारण करना है, ये सब शिक्षक को बताना होगा। आपको मालूम होना चाहिए बच्चों कि हिंदी भाषा एक ऐसी भाषा है जिस तरह से हम उसका उच्चारण करेंगे उसी तरह से उसका लेखन भी करेंगे। जैसे बोलेंगे वैसे ही लिखी जाती है। ठीक है, शिक्षक इसी विधि का प्रयोग कहीं पर भी कर सकता है। किसका? निरीक्षण विधि का। विद्यार्थियों के भाषा संबंधी दोष तथा उनके कारणों को जानने के लिए यह विधि सर्वाधिक उपयोगी मानी गई है। यदि शिक्षक इस विधि का सही प्रयोग करता है तो उसे किसी बाहरी उपकरण की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अगला है परीक्षण विधि। शैक्षणिक निदान की दूसरी महत्वपूर्ण विधि परीक्षण है। अनेक बार हम निरीक्षण द्वारा विद्यार्थियों की भाषा संबंधी त्रुटियों का पता नहीं लगा पाते। प्राय देखने में आया है कि विद्यार्थी डर के कारण अपनी त्रुटियों को छिपा लेते हैं अथवा उन्हें दिखाने में संकोच करते हैं। ऐसे समय में उनकी त्रुटियों का पता लगाने के लिए परीक्षण विधि अत्यधिक उपयोगी है। प्रत्येक विद्यालय में त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, 9 मासिक तथा वार्षिक परीक्षाएं आयोजित की जाती है। ठीक है, शिक्षक को चाहिए कि वह प्रत्येक विद्यार्थी को उनके द्वारा की गई त्रुटियों से अवगत कराए और उन्हें दूर करने के उपाय भी अच्छे से बताए। यदि कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिक हो तो विद्यार्थियों के द्वारा की गई त्रुटियों को समन्वित रूप में उन्हें समझाएं। इन परीक्षाओं के अतिरिक्त शिक्षाविदों ने अनेक प्रकार के निदान परीक्षणों का निर्माण किया है। उनकी सहायता से विद्यार्थियों की भाषा संबंधी अशुद्धियों तथा उनके कारणों का पता लगाया जा सकता है। तीसरा है बच्चों हमारा साक्षात्कार विधि। विद्यार्थियों द्वारा की गई अशुद्धियों तथा कारणों का पता लगाने के लिए साक्षात्कार विधि एक प्रभावशाली विधि है। विद्यार्थी के जिन दोषों के कारण कक्षा का वातावरण अथवा पाठ्य सामग्री की जटिलता या निरस्ता होती है उन्हें तो हम निरीक्षण द्वारा जांच लेते हैं, परंतु कई बार संवेदनात्मक बाधाओं के कारण बच्चे में समुचित ध्यान नहीं देते हैं और उनकी शिक्षण की गति रुक सी जाती है। ऐसे में साक्षात्कार ही एक प्रभावशाली विधि है। इस विधि के अत्यंत
या अत्यंत जटिल समस्याओं, इस विधि से हम अत्यंत जटिल समस्याओं का समाधान करने में सक्षम हो जाते हैं। इस विधि के अंतर्गत शिक्षक विद्यार्थी से अलग से बात करता है और वह उनकी मन की बात को जानने का प्रयास भी करता है। इसमें साक्षात्कार का वातावरण कठोर तथा औपचारिक नहीं होना चाहिए। अगर कठोर तथा औपचारिक होगा तो बच्चे अपने जो त्रुटियां हैं उनको छुपाएंगे और आपके समक्ष वो प्रकट नहीं करेंगे। विद्यार्थी को यह लगना चाहिए कि वह जिस व्यक्ति से बात कर रहा है वह व्यक्ति उससे स्नेह रखता है, प्रेम रखता है, उसे प्यार करता है, उसके प्रति सहानुभूति रखता है, वह उसका मित्र है तथा मार्गदर्शक भी है। कहने का भाव यह है कि साक्षात्कार काल में शिक्षक का व्यवहार सहानुभूतिपूर्ण तथा सद्भावनापूर्ण होना चाहिए। शिक्षक को बड़ी आत्मीयता के साथ बच्चे से बातचीत करनी चाहिए। बच्चे को यह कभी न लगे कि शिक्षक उसे डांटेगा या फटकारेगा। साक्षात्कार के समय विद्यार्थी जो भी बातें बताएं उनका शिक्षक बड़ी सावधानी से विश्लेषण करें और उनकी कठिनाइयों को अच्छी प्रकार से समझकर उसका निदान करें। चौथा है संचित लेख। प्रत्येक विद्यार्थी के बारे में संचित लेख तैयार किया जाता है। आप अपने पाठशाला में देखना वो उसने पहले लघु परीक्षा में या कक्षा के जो भी छोटे छोटे टेस्ट होते हैं, जो छोटी छोटी लघु परीक्षाएं होती हैं, उसने कितने नंबर लिए, दूसरे में कितने, तीसरे में कितने, ये सब संचित अभिलेख के द्वारा संचित किया जाता है। इससे प्रत्येक विद्यार्थी की रुचियों, अभिरुचियों, इच्छाओं, क्रियाओं तथा प्रतिक्रियाओं की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अभिलेखों के आधार पर प्रत्येक विद्यार्थी की बाधाओं तथा उसकी समस्याओं का विश्लेषण कर सकते हैं। सभी शिक्षा शास्त्री इस बात से सहमत है कि बच्चे द्वारा स्कूल में प्रवेश लेते ही एक संचित अभिलेख तैयार किया जाना चाहिए। कहने का मतलब जैसे ही बच्चा स्कूल में दाखिल हो जाता है तो उस समय बच्चे का एक संचित अभिलेख तैयार किया जाना चाहिए। इसी अभिलेख में बच्चे की प्रगति तथा गतिविधियों का समय समय पर विवरण लिखा जा सकता है। यह अभिलेख हमें विद्यार्थियों की समस्याओं को समझने के लिए सहायक सिद्ध हो सकता है, परंतु यह अभिलेख प्रत्येक दृष्टि से पूर्ण होना चाहिए और इसमें सभी बातें सही ढंग से दर्ज की जानी चाहिए। कहने का मतलब जो भी बातें उसमें लिखी होती है वो सत्य होनी चाहिए। उसमें आप कोई बना करके अपने तरफ से नहीं लिख सकते, ठीक है। और अगला 5वां हमारा है गृह कार्य। शिक्षक को चाहिए कि वह बच्चों को प्रतिदिन कुछ कार्य लिखकर या याद करने के लिए दें। गृह कार्य कक्षा शिक्षण तथा पाठ्य पुस्तक पर आधारित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि गृह कार्य आपके पढ़ाया आपने स्कूल में कुछ और गृह कार्य आपने अपनी तरफ से कुछ और दे दिया। बच्चा वैसे मतलब क्या है असमंजस में आ जाए, उसको पता नहीं चले कि मैंने क्या इसका उत्तर क्या लिखना है और इसको क्या कैसे याद करना है। तो तात्पर्य यह है कि पाठ्य पुस्तक से के अंतर्गत ही क्या है गृह कार्य दिया जाना चाहिए। गृह कार्य एक ऐसा साधन है कि जो छात्र को स्वयं अभ्यास करके सीखने का अवसर प्रदान करता है। यद्यपि कुछ शिक्षा शास्त्री गृह कार्य के विरुद्ध है, क्योंकि उनका कहना है कि उनका तर्क यह है कि गृह कार्य बच्चों के मानसिक स्तर या मस्तिष्क पर भार स्वरूप है, परंतु यह तर्क उचित नहीं है। बच्चों को कक्षा में जो कुछ पढ़ाया गया है उसके अभ्यास के लिए गृह कार्य ही एकमात्र उपयोगी साधन है। यदि प्रत्येक शिक्षक बच्चों द्वारा किए गए गृह कार्य का प्रतिदिन सही जांच करता है तो विद्यार्थियों की भाषा संबंधी अशुद्धियों का तत्काल निवारण किया जा सकता है। गृह कार्य के आधार पर बच्चों की भाषा संबंधी अनेक अशुद्धियों को दूर किया जा सकता है, परंतु दुख इस बात का है कि शिक्षक बच्चों को ठीक से गृह कार्य नहीं देते हैं। यदि देते भी हैं तो उनकी ठीक से जांच नहीं करते हैं, जिससे गृह कार्य का उद्देश्य क्या है पूर्ण नहीं होता है और वो गृह कार्य का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि
विद्यार्थियों की अशुद्धियों के कारणों को न केवल क्या है निदान के द्वारा उसका उपचार किया जाता है, बल्कि उनका निरीक्षण भी कर सकते हैं। शर्त केवल इतनी है कि इन विधियों का समुचित प्रयोग किया जाना अति आवश्यक है। ठीक है। उच्चारण संबंधी अशुद्धियों के कारण वर्णों के शुद्ध उच्चारण के ज्ञान का अभाव, शिक्षक द्वारा अशुद्ध उच्चारण का करना, अति शीघ्रता और असावधानी का प्रयोग करना, प्रयत्न लाघव और वातावरण का अभाव, शारीरिक दोष, मनोवैज्ञानिक कारण, ठीक है, स्थानीय व प्रांतीय भाषा, विदेशी भाषा का प्रभाव, दोषपूर्ण आदतों का होना। ठीक है। अशुद्धि के कारण ये सब कारण हो सकते हैं बच्चों। ठीक है। बच्चों को अशुद्धियों का विश्लेषण प्राचीन काल से होता आया है। सर्वप्रथम शिक्षक बच्चों की अशुद्धियों का पता लगाने के लिए परीक्षा लेते हैं, फिर वे उन कारणों का पता लगाते हैं जिसके फलस्वरूप बच्चे अशुद्धियां करते हैं। परंतु यह पद्धति केवल निरीक्षण तथा परीक्षण तक ही सीमित थी, परंतु आज हम वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करके उच्चारण संबंधी अशुद्धियों का पता लगाते हैं। जैसे हम उदाहरण के लिए पेश कर सकते हैं, उच्चारण संबंधी अशुद्धियों का पता लगाने के लिए बच्चों को पढ़ने के लिए एक अनुच्छेद दिया जा सकता है। जैसे जैसे बच्चा उस अनुच्छेद को पढ़ेगा, शिक्षक उसकी अशुद्धियों को जान जाएगा और साथ ही उसका उपचार भी बता देगा। लेखन संबंधी अशुद्धियों के लिए बच्चों के लिए श्रुतलेख की विधि अपनाई जा सकती है। अध्यापक बोलता है और बच्चे लिखते हैं। ठीक है। अगला है हमारा लेखन संबंधी अशुद्धियां। इसमें क्या है, लिपि का समुचित ज्ञान न होना, अशुद्ध उच्चारण करना, मात्राओं का समुचित ज्ञान न होना, ठीक है, लापरवाही और अति शीघ्रता से होना, ठीक है, शारीरिक दोष। तो शारीरिक दोष होगा बच्चों, तो उसमें भी बच्चे क्या है अशुद्धि करेंगे। किसी के आंख में समस्या है, किसी के कान में समस्या है, किसी के हाथ में समस्या है। तो जब अच्छे से कान वाला समस्या इसमें इसलिए बोल रही हूँ कि जब बच्चा अच्छे से सुनेगा नहीं, उसका श्रवण कौशल में बच्चा निपुण नहीं होगा, तो वो लेखन कौशल में भी निपुण नहीं होगा। ठीक है। इसी के साथ अशुद्धियां, विश्लेषण से अशुद्धियों के कारण, ठीक है, लेखन संबंधी अशुद्धियों के कारण में लिपि का समुचित ज्ञान न होना, अशुद्ध उच्चारण करना, मात्राओं का समुचित ज्ञान न होना, लापरवाही और अति शीघ्रता का होना, ठीक है, व्याकरण का समुचित ज्ञान न होना, अध्यापक की अयोग्यता तथा उचित मार्गदर्शन का अभाव, लेखन कार्य के अभ्यास का अभाव। इसमें ये सब चीजें हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पर इसमें अध्यापक की योग्यता संबंधी बात मैं थोड़ा सा करना चाहूंगी बच्चों। कहने का मतलब यह है कि अध्यापक चाहे वो व्याकरण पढ़ा रहा हो, चाहे वो गद्य पढ़ा रहा हो, चाहे वो पद्य पढ़ा रहा हो, तीनों विधाओं में वो क्या है माहिर होना चाहिए। अपने विषय में वो माहिर होगा, व्याकरण में माहिर होगा और गद्य और पद्य में माहिर होगा, तब जाकर के वो बच्चों को उचित शिक्षा प्रदान कर सकता है। और जब उचित शिक्षा प्रदान करेगा तो बच्चे ये जो ना ही पठन वाचन संबंधी अशुद्धियां करेंगे, ना ही लेखन संबंधी अशुद्धियां करेंगे, ना ही अभिव्यक्ति से संबंधित अशुद्धियां करेंगे। अभिव्यक्ति मतलब वाक कौशल से संबंधित अशुद्धियां करेंगे। तो इसी के साथ ये जो अशुद्धियों का ये कारण है यहाँ समाप्त हुआ, और मेरे जो पाठ्य बिंदु है आज का बच्चों यहीं पर समाप्त हुआ। नमस्कार, धन्यवाद।